अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अरतुल रवाना होने के लिए तैयार था क्योंकि आज उन्होंने वसूलियत के लिए एक जाल बिछाया था। हलीमा से मिलने के बाद वो मरकजी खेमे में आता है और अपने कबीले के झंडे और अपने वालिद की तलवार को चूमता है और फिर दिल में कहता है, या अल्लाह, हर चीज़ के हकीकी मालिक आप हो और आप बेहतरीन हिफाजत करने वाले हो। मैं ये कबीला और अपना खेमा आपकी अमानत में सौंपता हूँ। इनकी हिफाजत फरमाना और इस पाक रास्ते पर हमें फतह अता फरमाना। इसके बाद अरतुल अपने खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ आलियार जावेदार कबीले के मरकजी खेमे में मौजूद था। इतने में कुतलुजा और दुआन अंदर दाखिल होते हैं। कुतलुजा कहता है, हमने जो आदमी तुर्क कबीलों में भेजे थे वो एक खबर लाए हैं कि 3 तुर्क कबीलों के सरदार किसलिक पहाड़ी पर शिकार के लिए इकट्ठे जा रहे हैं। आलियार कहता है, अरतुल साहब सही कह रहे थे, उराल तुर्क कबीलों की हिमायत हासिल करना चाहता है। ये तीनों तुर्क सरदार उराल जैसी सोच रखते हैं, वो शिकार का बहाना कर रहे हैं। कुतलुजा पूछता है, तो फिर क्या हुक्म है सरदार? आलियार कहता है, वो हमारे बगैर शिकार नहीं कर सकते कुतलुजा, हो सकता है कि कुछ गद्दार हमारे हाथ लग जाएं। तैयार हो जब हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ अरतुल अपने खास सिपाहियों के साथ कबीले से निकल आया था। जावेदार कबीले में औरतें कालीनों के काम में मसरूफ थीं। इतने में दुंदार वहां पहुंचता है और हलीमा को कहता है, भाभी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। हलीमा कहती है, बोलो दुंदार, क्या मसला है? दुंदार कहता है, आप अजार साहब की वजह से गुनेली खातून को जो नफरत का निशाना बना रही हैं वो ठीक नहीं है। हलीमा कहती है, दुंदार तुम जान लो कि ये लड़की तुम्हारे लिए कोई अच्छाई नहीं लेकर आएगी। तुम जिस लड़की को दुल्हन बनाकर लाओगे वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगी। तुम जानते हो कि पहले भी घटिया औरतों की वजह से हमारे कबीले को कितना नुकसान पहुंचा है। दुंदार कहता है, मैं जानता हूं कि मैं जो दुल्हन लेकर आऊंगा वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए भी नहीं होगी। आप इस मासूम लड़की को अपनी नफरत का निशाना बनाना छोड़ दो। ये कहकर दुंदार वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अरतुल एक जगह पहुंचता है जहां पहले से काई कबीले के सिपाही मौजूद थे। अरतुल गुनकुत से पूछता है, क्या सब तैयारियां मुकम्मल हैं? गुनकुत कहता है, जी हाँ सरदार। अरतुल कहता है, तो ठीक है, आप लोग रवाना हो जाओ, हम आपकी निगरानी करेंगे। ये सुनकर सिपाही चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ चोलपन हेलेना के पास पहुंचती है और पूछती है, क्या आप कहीं जा रही हो? हेलेना कहती है, हाँ मैं कुछ कपड़े तब्दील करवाना चाहती हूँ क्योंकि इनके रंग ठीक नहीं हैं। फिर चोलपन उसे शादी का एक तोहफा देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ काफिला रवाना था और अरतुल अपने खास सिपाहियों के साथ दूर से उनकी निगरानी कर रहा था क्योंकि ये काफिला दरअसल वसूली इसके लिए एक जाल था। बामसी अरतुल से पूछता है, भाई क्या आपको यकीन है कि वो जाल की तरफ आएंगे? अरतुल कहता है, वो आएंगे बामसी, क्योंकि वसूलियत इस वक्त इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। बामसी कहता है, मैं उस तेव को आज लटका दूंगा। दूसरी तरफ हेलेना कुछ कपड़े उठाकर जा रही थी और इस दौरान 2 औरतें उसका पीछा कर रही थीं। हेलेना को भी शक हो जाता है कि उसका पीछा हो रहा है। फिर वो हचातुरियन की दुकान पर पहुंच जाती है और कहती है, वसूली उसने 2 औरतों को मेरी जासूसी के लिए लगाया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। तुमरल कहता है, वो लोग हमारी दुकान पर भी नजर रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो खामोश हैं। फिर हेलेना कहती है, अरतुल साहब की जिंदगी खतरे में है, वसूलियत उनके काफिले पर हमला करवाने वाला है। तुमरुल कहता है, आप परेशान ना हो हेलेना, ये अरतुल साहब की एक चाल है जिसके जरिए वो उस कमीने तेव को पकड़ना चाहते हैं जिसने बामसी को मारने की कोशिश की थी। हमें सब मालूम है। ये सुनकर हेलेना सुकून में आ जाती है। फिर आचातुरियन एक सूट देते हुए कहता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ थी तो आप ये उनको दिखा कर कहना कि मैं ये खरीदने गई थी। ये खालिस सिल्क का है और चीन से आया है। फिर दुमरुल कहता है, अरतुल साहब ने आपको मुहतात रहने को कहा है क्योंकि आपने जो मालूमात हमें दी थी उसकी वजह से वसूलियत बहुत गुस्से में है और वो पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसने खबर दी थी। हेलेना कहती है, उसके मरने से पहले मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है दुमरुल, परेशान ना हो। यह कहकर हेलेना बाहर निकल जाती है। बाहर चोलपन भी उसकी जासूसी कर रही थी और वो देख लेती है कि हेलेना किस दुकान से निकली है। हाचातुरियन भी बाहर आ जाता है। चोलपन उसे देखकर सोच में पड़ जाती है और फिर समझ जाती है कि ये हाचातुरियन है। फिर वो मुंह छुपाकर हाचातुरियन के सामने से गुजरने लगती है तो हाचातुरियन भी कुछ चौंक जाता है, लेकिन वो उसे सही तरह से देख नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि वो औरत कौन थी। दूसरी तरफ आलियार अपने सिपाहियों को लेकर जंगल में पहुंच चुका था ताकि उराल और 3 तुर्क सरदारों को पकड़ सके। इतने में उसके सिपाहियों की तरफ से एक तीर आकर गिरता है जो इस बात की निशानी थी कि उन्होंने तुर्क सरदारों को देख लिया है। फिर आलियार और उसके सिपाही उस तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उराल 3 तुर्क सरदारों के साथ बैठा हुआ था और उन्हें कहता है, मेरे कबीले पर कब्जा हो चुका है और ये उस आदमी ने किया है जो इक़्तिदार का भूखा था और आज मुझे गवर्नर के पास पनाह लेनी पड़ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इस हिर्स का निशाना न बन जाएं, इसलिए हमारा इकट्ठा होना जरूरी है। सरदार अफसिन कहता है, उराल भाई आप हमारे कबीलों में आकर रह सकते हैं,
ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہمارے سپاہی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اورال کہتا ہے شکریہ، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ترک قبیلوں کو ارطغرل سے کیسے محفوظ رکھیں۔ ارطغرل دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، ہمیں اکٹھے مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی کرت بوگزی والے راستے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے سے ہی وسولیس کے سپاہی چھپ کر بیٹھے تھے اور پھر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں وہاں موجود وسولیس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن اتنے میں تیو کافی سارے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ارطغرل بامسی کو کہتا ہے تمہارا قید خانے والا ساتھی آ رہا ہے بامسی۔ بامسی کہتا ہے بھائی آنے دو اسے، میں نے اسے بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ تیو قریب آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال اور 3 ترک قبیلوں کے سرداروں کی ملاقات جاری تھی۔ ایک سردار پوچھتا ہے آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ اورال کہتا ہے ہم مل کر ارطغرل کے ساتھ لڑائی کریں گے، لیکن جب تک میری طرف سے آپ کو اشارہ نہیں ملتا آپ بالکل خاموش رہیں گے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں اتحادی ہیں۔ تینوں ترک سردار بھی اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور واپسی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف تیو اپنے آدمیوں کے ساتھ ارطغرل کے سامنے کھڑا تھا اور کہتا ہے تو تم نے ہمارے لیے جال بچھایا ہے ارطغرل، اس دفعہ تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر آ جاؤ بڑے سر والے، دیکھتے ہیں کہ کس نے کس کے لیے جال بچھایا ہے۔ تیو کہتا ہے تم سب کو قتل کرنے کے بعد ہیلینا کی باری ہوگی جو قلعے میں تمہاری جاسوس ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور بامسی چونک جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے حملہ کر دیتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں تیو کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں، جبکہ تیو کو بامسی گرا کر تلواریں اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ تیو ہنستے ہوئے کہتا ہے ہیلینا آج مر جائے گی، وسولیس کو اس کی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ سن کر بامسی سخت غصے میں آ جاتا ہے اور تلواریں پھینک کر اسے مارنے لگتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کہتا ہے بامسی ابھی رک جاؤ، صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس کو قتل مت کرنا۔ یہ سن کر بامسی تیو کے سر میں مکہ مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر بامسی ارطغرل کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی انہیں ہیلینا کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ ارطغرل کو سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف اورال واپس کارا جیسر کی طرف روانہ تھا کہ اتنے میں الیار اور اس کے سپاہی اسے دیکھ لیتے ہیں۔ الیار اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اس کا پیچھا کرو، اسے بھاگنے مت دینا۔ پھر وہ سب اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اورال ایک جگہ پہنچ کر گھوڑا روک لیتا ہے اور اتر کر اسے ایک طرف بھگا دیتا ہے اور خود ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اتنے میں الیار بھی 2 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور گھوڑے سے اتر آتا ہے۔ ایک سپاہی گھوڑے کا نشان دیکھ کر کہتا ہے سردار وہ اس طرف گیا ہے۔ الیار نشان دیکھنے کے بعد کہتا ہے نہیں، یہ نشان گہرے نہیں ہیں، اس نے خالی گھوڑے کو اس طرف بھگایا ہے۔ پھر وہ پیدل ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ اورال ایک جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب الیار اور ایک سپاہی وہاں پہنچتے ہیں تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے اور سپاہی کو گرا دیتا ہے۔ پھر وہ الیار کو کہتا ہے جب تم نے ارطغرل کے ساتھ مل کر میرے خلاف بغاوت کی تھی تو میں جانتا تھا کہ کسی دن ہمارا سامنا ضرور ہوگا۔ الیار کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تمہاری لالچ تمہیں کہاں لے کر جائے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم کافروں کے پاس جا کر پناہ لو گے۔ اورال کہتا ہے میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا، یہ تم جان لو۔ الیار کہتا ہے تم غلط راستے پر ہو اور اس غداری کی تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اورال کہتا ہے تم مجھے غدار کہہ رہے ہو جبکہ تم نے میرا حق چھینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تلوار نکال لیتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں الیار ہلکا سا زخمی ہو جاتا ہے اور اورال بھی زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بامسی کہتا ہے
वसूलियत सलेना को नहीं छोड़ेगा, हमें कुछ करना होगा भाई। अर्तुगरुल कहता है, मैं इस बारे में सोचता हूँ बामसी। इतने में त्यो को बांध दिया जाता है। इस दौरान वसूलियत का एक सिपाही जो छुप कर सब कुछ देख रहा था वो वापसी की तरफ मुड़ जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, हेलेना को बचाने का एक ही तरीका है। अगर वसूलियत को पता चल जाए कि मैं उस गद्दार सिपाही यागिज के बारे में सब जानता था और मैंने उसे इस्तेमाल करके वो जाल बिछाया था, तो वो हेलेना पर शक नहीं करेगा। अभी हम जावेदार कबीले जाएंगे और यागिज को एक आखिरी जिम्मेदारी देंगे। इसके बाद वो सब त्यो को लेकर जावेदार कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ 3 तुर्क सरदार वापसी की तरफ रवाना थे कि इतने में अलियार उनके सामने पहुंच जाता है और कहता है, सरदारों, तुम लोग जिस आदमी के पीछे चल रहे हो वो मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है। आप ये जान लें कि उसके दोस्त हमारे दुश्मन हैं। सरदार अफसिन कहता है, यह क्या कह रहे हो अलियार साहब, हम किसके पीछे चल रहे हैं? अलियार कहता है, मैं जानता हूं कि तुम लोग उराल के साथ मिल रहे हो। आप लोग सिर्फ अपनी बर्बादी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप ये जान लें कि अगली दफ़ा मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं बल्कि कुछ करूंगा। जो उराल का दोस्त है वो अलियार का दुश्मन है। और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।